This meeting is being recorded. वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखें डायरेक्शन आ रही है साउथ की तरफ। भैया now next question, March 2016 P12 question 6. An object has initial velocity u and acceleration a. The object moves in a straight line through a displacement s and final velocity v. Okay, the equation, the above quantities are related by the equation. Which condition must be satisfied in order for this equation to apply for the motion of the object? याद है मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की कुछ कंडीशंस बताई थी, ठीक है। मैं अपलोड कर देता हूँ हफीफा। डन, Thank you, sir. वेलकम। सो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी। पहला, इक्वेशन ऑफ मोशन आर डिजाइन्ड फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है एंड बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से या वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ ए इज कांस्टेंट, यस, and the direction of A is same as direction of S. Okay. Not necessary. Magnitude of A is constant. हाँ बेटा, मैंने क्या बताया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज कांस्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ए इज कांस्टेंट। ओके, नॉट नेसेसरी डायरेक्शन कांस्टेंट हो, and magnitude of A is constant and the direction of A is same as direction of B. Okay. V, ठीक है। That is for sure that we are talking about C and D, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द कंडीशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एंड when you talk about uniform acceleration, that means direction also should not change, ठीक है। so yeah, G. Okay, acceleration, the vector quantity, it changes even when the direction changes. तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलें अब आपसे देखें क्या बात हो रही है। अ बॉय थ्रो द बॉल वर्टिकली अपवर्ड, it rises to the maximum height where it is momentarily at rest and then falls back to his hand. Which row gives the acceleration of the ball at various stages of the motion? D. Take upward
टेक वर्टिकली अपवर्ड एज पॉजिटिव, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव लेना है, ठीक है। सो सर डी। डी, सर सर बी हुआ ना? देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बेटा। उन्होंने बोला है वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर करना है, इसका मतलब राइजिंग वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। ही सेड वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव होना चाहिए, तो दैट इज व्हाई ए और बी तो नहीं हो सकते, सही है। एंड ये किस एक्सेलरेशन की बात हो रही है? जब बॉल फॉल कर रही है तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है? सर 9.81। एंड इट रिमेन्स, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो गैलीली, इट रिमेन्स कांस्टेंट। Constant. तो इसका मतलब हमारा जवाब सी है। But sir, it says that at maximum height it is momentarily at rest. The velocity is rest, zero, ठीक है। बट एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, उसकी वैल्यू तो हमेशा 9.81 रहेगी, दैट इज ड्यू टू द प्लेनेट, ठीक है। Okay, sir. ओके सर, गॉट इट। तो ये हमारा आंसर हाँ है। सर। Sir, जी बेटा, सर का इधर जो वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन डजंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क डाउनवर्ड्स? देखो होता ही है, जब आप बात करते हो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऊपर जाते जाते बॉडी स्लो डाउन हो रही है, दैट इज व्हाई आप नेगेटिव लेते हो, डिसेलरेशन बोलते हो। और नीचे आते आते स्पीड अप हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोल रहे हो। लेकिन इसने कंडीशन यहाँ पे बता दी कि अपवर्ड को आपने पॉजिटिव कंसीडर करना है, तो मुझे इसकी कंडीशन फॉलो करनी है, ठीक है। एंड वंस आई हैव टू फॉलो द कंडीशन, तो दैट इज व्हाई मेरे पास अपवर्ड राइजिंग, मतलब बॉल जा रही है ऊपर, मुझे इसे पॉजिटिव लेना था, तो ऑप्शन बचे सिर्फ सी और डी, ठीक है। एंड सिंस एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल रिमेन्स कांस्टेंट throughout, because acceleration of free fall is dependent upon the planet. मार्स पे हर तरफ 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, मून पे 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, अर्थ पे 9.81 है। तो जस्ट फॉर बीइंग कांस्टेंट मुझे सी चूज करना पड़ा। but sir, the answer here in Martin's scheme say that it's B. बी? Yeah, B. बी? आर यू श्योर? जी सर। Okay, let Yes. me see. Take upward gravity. Take upward as positive. अपवर्ड को पॉजिटिव लेना है, ओके। तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना होगा, सही है। जी हमारा सर। एक सेंस सही है, दैट इज कांस्टेंट रहेगी। बट ये इस सेंस में बात कर रहे हैं कि भले बॉडी ऊपर जा रही हो, भले बॉडी नीचे आ रही हो, ग्रेविटी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो इन दैट सेंस ठीक है, माय बैड। अफीफा फिर दोबारा सुनना। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, तो आंसर हमारे पास आना था बी और सी में से, क्योंकि बी और सी में थ्रू आउट हमारे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। आई डिड अ मिस्टेक एंड दैट इज, उसने बोला अपवर्ड पॉजिटिव लेना है तो मैंने उसको चूज कर लिया था। बट इफ यू टॉक अबाउट ग्रेविटी, ग्रेविटी इज ऑलवेज अ डाउनवर्ड, I mean pull, and because of that downward pull, it makes sure that body moves down. तो अगर मैं पॉजिटिव अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना होगा। बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड पुल,
we have to choose the negative 9.8 constant meter per second square. ठीक है फीफा? Okay, sir. Okay. A ball is released from rest. Above horizontal surface. It strikes the surface and bounces several times. Okay. तो ये पहली मर्तबा जमीन से टकराने वाला पार्ट, ठीक है, और ये बाउंस बैक हुई, ठीक है, एंड ठीक है, तो शुरुआत से चलते हैं। यहाँ पे बॉल स्टूडेंट के हाथ में है, यहाँ पे रिलीज हुई है, तो रिलीज होते होते नीचे आई है, दिस इज द मिनिमम हाइट, एंड एट दिस स्टेज बॉल जमीन से टकरा रही है। बॉल जमीन से टकराई, टकराने के फौरन बाद as soon as the ball leaves the floor, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है, एंड ये स्टेज क्या है, बॉल वापस अपने रिबाउंडिंग में, बाउंसिंग बैक में मैक्सिमम हाइट यहाँ पे अचीव कर रही है, क्योंकि देखो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, 0, ठीक है, एंड देन अगेन फॉल कर रही है, ठीक है। The velocity time graph for the first two bounces is shown. What is the maximum height of the ball after the first bounce? Maximum height क्या होगी first bounce के बाद? तो बेटा bounce कौन शो कर रहा है? ये वाला पार्ट हमारे पास जो है वो bounce शो कर रहा है। सही है? क्योंकि देखें यहां पर जस्ट before making or losing contact with the ground and starts rebounding, ये वाला पॉइंट बता रहा है, एंड मैक्सिमम हाइट पर बॉल पहुंची है तो ये वाला पॉइंट बता रहा है, तो रिबाउंडिंग की हाइट जो है वो ये वाली आ रही है। वी हैव वेलोसिटी टाइम ग्राफ, we need to find out distance or displacement, just apply the concept of area under the graph. A. Let me see. बेस लेंथ क्या है, 0.3 से 0.5 यानी 0.2, एंड हाइट है 2, तो 0.2 आएगा, इट्स ए। सर जी सर इस वाले क्वेश्चन में आप एक दफ़ा दोबारा ग्राफ एक्सप्लेन कर देंगे कि आपने रीबाउंडिंग का जो ट्रायंगल बनाया है उसको सिलेक्ट कैसे किया? चलो फिर दोबारा सुनो, यहाँ पे बॉल को रिलीज नहीं किया गया है, ठीक है, अब बॉल रिलीज हो गई, देखो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, बॉल की वेलोसिटी बढ़ रही है, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द बॉल इज जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। यहाँ पे बॉल ने ग्राउंड पे स्ट्राइक किया, ठीक है, वेलोसिटी 0 हुई, और अब इस स्टेज से रिबाउंडिंग का प्रोसेस शुरू होने वाला है। ये वो पॉइंट है जब हमारी बॉल जस्ट अबाउट टू लूज कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड है एंड रिबाउंड शुरू करने वाली है, एंड जैसे जैसे रिबाउंड कर रही है हाइट पे जा रही है, एंड एट मैक्सिमम हाइट देखो वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। तो यहाँ रिबाउंडिंग शुरू हुआ, यहाँ मैक्सिमम हाइट अचीव हुई, तो यही तो है हमारे पास मैक्सिमम हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, ठीक है। ओके सर, गॉट इट। तो हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.4, बेटा हाफ भी तो लगाओगे ना, ट्राइंगल है अशबार, हाफ बेस लेंथ इनटू हाइट होता है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखें, बॉय थ्रोज स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। बेटा अगर स्टोन आपका
इनिशियली हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा है तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? 0। और अलोंग एक्स एक्सिस जितनी इनिशियल वेलोसिटी होती है उतनी फाइनल वेलोसिटी होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 8 मीटर। बिल्डिंग की हाइट बताई हुई है 8 मीटर। The stone travels along the curved path until it hits the ground. Okay. How long does it take to reach the ground? Stone को जमीन में आने में कितना टाइम लगेगा? टाइम पूछ रहे हैं हमसे। तो बेटा देखें, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मैं अलोंग वाई एक्सिस कहानी लेके चलूंगा। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 ms-1, तो एक ही इक्वेशन फिट होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम क्या करेंगे? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। s की जगह हम क्या लिखेंगे? y। u की जगह हम लिखेंगे 0, टाइम ऐसे ही रहा, प्लस हाफ, टूवर्ड्स ग्रेविटी आ रही है तो 9.81 प्लस का, और टाइम निकालना तो 8। ये पूरा फिगर C. 0 हो गया। लेट मी सी, तबीयत कैसी है अमर? तो क्या आंसर आ रहा है? Sir, C. सी 1.3। आई श्योर? एक मरतबा कैलकुलेट करके देख लें। हाँ सही है। In an experiment, to determine acceleration of free fall g, a ball bearing is held by an electromagnet. Okay. When the current to the electromagnet is switched off, a clock starts and the ball bearing falls. ठीक है. After the distance h, the ball bearing strikes a switch to stop the clock. The time t of the fall, मतलब इस तरीके से यहाँ पे एक बॉल बेरिंग लगा हुआ है, और जैसे ही बॉल बेरिंग में जिससे कनेक्टेड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो होना बंद होगा, बॉल बेरिंग फॉल होना शुरू होगा। ठीक है। एंड जैसे ही बॉल बेरिंग फॉल होना शुरू होगा, एक क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी। नीचे जहाँ पे बॉल बेरिंग फॉल कर रहा है वहां पर एक स्विच लगा हुआ है, तो बॉल बेरिंग विल फॉल ऑन द स्विच, एंड वो स्विच क्या करेगा? क्लॉक को ऑफ कर देगा। दैट इज हाउ यू गेट द टाइम ड्यूरेशन t फॉर द बॉल बेरिंग टू फॉल। ठीक है। Now, if the systematic error cause t and h to be measured incorrectly, which error must cause g to appear greater than 9.81? कौन सा हमारे पास 9.81 डिक्लेयर करेगा जी को? अच्छा, अब देखो शुरुआत में हमसे क्या बोल रहा है? हेल्ड किया हुआ है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? 0। ठीक है। और क्या बात हुई भी हमसे? डिस्टेंस की बात हुई भी है। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेकंड या थर्ड पे जाना होगा।
ठीक है, टाइम की बात हो रही है, फॉर श्योर सेकंड पे जाना है, सही है। तो देखिए मैंने किस तरह चीजों को आइडेंटिफाई करके अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को चूज किया। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बॉल वॉज हेल्ड इनिशियली, तो हमारे पास क्या होगा, यू जीरो हो जाएगा, तो एस बराबर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। किसके बारे में बात हो रही है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल या जी की बात हो रही है। तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल को अगर मैं जी से रिप्लेस कर दूं, एस को एच बोला हुआ है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो जी किसके बराबर हो जाएगा, टू एच अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो क्या बोल रहे हैं, द सिस्टमेटिक एरर कॉज पी एन एच टू बी मेजर्ड इनकरेक्टली, विच एरर मस्ट कॉज जी टू अपेयर ग्रेटर। कौन सा एरर जी को ग्रेटर अपेयर करवाएगा, तो जी की D. वैल्यू ज्यादा होनी है, तो हाइट ज्यादा होनी चाहिए और टाइम कम होना चाहिए, क्योंकि दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जी बेटा क्या कह रहे थे आप, So D. I was saying, is it D? बी, एच बीइंग स्मॉलर, एच को ज्यादा होना चाहिए, No, D. Then delta, sir, डी, delta. ओके ओके, एच बीइंग लार्जर, सही है, और एच बीइंग सेम, देखते हैं, h measured being larger than it actually is and t measured being larger, नहीं ये गलत हो गया, t measured larger नहीं होना चाहिए था, t को smaller होना चाहिए था। तो अब एक काम, एट अ टाइम वन भी हो सकता है, मैंने तो यहाँ पे दोनों कंडीशन बता दी है। अगर ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होनी है तो या तो हाइट ज्यादा मेजर कर ली हो, या तो टाइम कम मेजर कर लिया हो, ठीक है, या तो दोनों। ठीक है, तो एच बीइंग स्मॉलर, एच बीइंग स्मॉलर की वजह से ये दोनों गलत होगा, एच को ज्यादा होना है हमें। ठीक है, एच मेजर्ड करेक्टली, ठीक है, एंड टी बीइंग स्मॉलर, तो टी बीइंग स्मॉलर के थ्रू हमारा जो आंसर करेक्ट डिक्लेयर हो रहा है वो है डी। सही है, Yes, sir. क्या बात है, एन इंसेक्ट जंप विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, चपाटर कीड़ा है, reaching a maximum height of 3.5 exponent minus 2 meter. Assume the deceleration is uniform. What is the magnitude of deceleration? Okay, deceleration का हमसे magnitude पूछा जा रहा है। बेटा डिस्टेंस पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और डिसेलेरेशन निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी भी हमें पता है जीरो, क्योंकि डिसेलेरेट हो रहा है ना, इन द एंड जीरो पे आएगा। तो डिस्टेंस पता है ना, और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता है, यानी 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो a बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, जीरो का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 2। ठीक है, तो C. आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, C. 1 अपॉन 7 एक्सपोनेंट माइनस 2। लेट मी सी, 14.28। सी,
हाँ भाई, एग्जामिनर में भी कीड़ा है, मेरे ख्याल से एग्जामिनर का ही है ये। डिसेलेरेशन की बात हो रही है ना हुजैफा, और मैक्सिमम हाइट पे भी पहुंच गया है, तो मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी जीरो होती है, इसलिए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, increases its velocity from u to v in time t, which expression would not give the correct value of body's displacement during time t. ut plus half at, not give the correct value बोल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट s equals to ut plus half at स्क्वायर, ये तो सही है, ठीक है। एंड ये क्या है, bt माइनस हाफ at स्क्वायर, दिस कैन ऑल्सो बी करेक्ट। ये तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन रही है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन रहा है, तो एस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये तो थर्ड इक्वेशन बन रही है और ये सेकंड इक्वेशन बन रही है। अब बचते हैं हमारे पास ये और ये। आसान तरीका पता है क्या है, सबसे आसान तरीका, मैंने आपको होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था, उसके मुताबिक देखते हैं। बेटा अगर यहाँ पे एस है तो यूनिट क्या होंगे, मीटर, यहाँ पे क्या होंगे, एम एस माइनस वन इंटू एस, और यहाँ पे क्या होंगे, एम एस माइनस टू इंटू एस स्क्वायर। तो ये देखो तीनों टर्म्स मीटर में आ गई, सही है, Yes, sir. तो बी भी करेक्ट आंसर है, लॉजिकल जवाब है। अब देखते हैं फाइनल डी को। नाउ अगर यहाँ एस है तो मीटर इक्वल टू बी माइनस यू क्या होगा, वेलोसिटी होगी एम एस माइनस वन इंटू एस अपॉन एम एस माइनस टू, तो क्या होगा, एस माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट होगा, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। देखो जस्टिफाई नहीं हो रहा, हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, ये बचा है बस। तो इनकरेक्ट जवाब जो है वो डी है, सही है। तो होमोजीनियस इक्वेशंस के तरीके से हमने इसे केटर कर लिया, डन। सर जी बेटा, सर इसमें आपने एस से इक्वेट क्यों करवाया इक्वेशन को? डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ना, ओके सर, बॉडी समझ गया। डिस्प्लेसमेंट। In an experiment to determine acceleration of free fall g, ball bearing is held by electromagnet. When again ball bearing is held, तो initial velocity क्या हो गई हमारे पास, again zero हो गई। When the current in the electromagnet is switched off, clock starts and ball bearing falls after distance h। ये जैसे ऊपर हम लोगों ने किया था वैसा ही सवाल लग रहा है। The ball bearing strike the switch and time मिल गया। Which expression can be used to calculate value of g? तो ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने अभी ड्राइव किया था ना, टू एच अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, तो यही वाला हम यहाँ पे नीचे यूज कर लेंगे, सही है। Yes, sir. डिस्कशन क्योंकि सेम था, स्मार्ट वर्किंग का मुजाहरा किया हमने।
Now, an object is thrown with a velocity of 5.2 meter per second vertically upwards on the moon. ठीक है. The acceleration due to gravity on the moon is 1.62. What is the time taken for the object to return the starting point? कितना time लगेगा object को starting point पर return होने में? Okay. सर फर्स्ट कैसे इक्वेशन निकालेंगे? लगा देंगे v इज इक्वल टू u प्लस at वाली इनिशियल वेलोसिटी Maximum 0 हो height पे जाएगी. जाकर velocity 0 होगी. सॉरी Initial सर velocity फाइनल आपको वेलोसिटी. पता है. Acceleration पता है, time निकलेगा. अब जितनी ऊपर जाने का टाइम है उतना ही नीचे आने का टाइम होगा, तो टाइम डबल कर देंगे. ठीक है. तो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, तो t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a, यानी 0 माइनस 5.2 और ऊपर जा रहा है तो माइनस 9, सॉरी 9 नहीं 1.62. D. 3.2. 3.2 आ रहा है सिर्फ ऊपर जाने का टाइम. ठीक है. अब ऊपर जाने का टाइम मल्टीप्लाई बाय नीचे आने का टाइम, दो डबल हो गया 6.4 D. सेकंड. तो हमारा आंसर आ रहा है डी. Experiment is performed to measure acceleration of free fall g of a body falls between the two fixed points. The four measurements are shown below. Which measurement is not required for the calculation of g? अब ओके, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल की बात हो रही है. टू फिक्स पॉइंट्स के अराउंड बॉल गिर रही है and g की वैल्यू, which measurement is not required? ओके, मास. क्योंकि गैलीलियो ने क्या बोला था? irrespective to the mass of the bodies, all bodies fall at the same time with same acceleration of free fall. अब देखो ना, s भी चाहिए, s equals to ut plus half gt square. s चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी ut आ रहा है एंड टाइम टेकन टाइम भी आ रहा है अगर आप सेकंड इक्वेशन मोशन से चल रहे हैं. मास नहीं चाहिए क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता फ्री फॉल मोशन. ठीक है. ओके, next, a cathode ray tube. In a cathode ray tube, electron is accelerated uniformly in a straight line from a speed this to this over a distance of this. What is the acceleration? तो initial velocity है, final velocity है, distance है, third equation motion. 2as equals to v square minus u square. तो ये हो जाएगा v square minus u square upon 2s. Final velocity क्या है? 2 into 10 की power 7 का square. Initial velocity क्या है? 4 exponent 3 का square upon 2
डिस्टेंस मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो। सही है। तो लेट्स सी क्या आ रहा है। वन पॉइंट नाइन नाइन एक्सपोनेंट 16। यानी राउंड ऑफ होकर डी। सही है। Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड v ऑफ द स्प्रिंटर। स्प्रिंटर किसे कहते हैं? जी, आई मीन स्प्रिंट रेस जो होती है ना, बहुत तेज भागते हैं, वो करते हैं। चेंजेस विद टाइम t ड्यूरिंग 100 मीटर रेस। ये पूरा का पूरा 100 मीटर रेस है, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द स्प्रिंटर? बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है। सबसे स्टीपेस्ट ग्रेडियंट कहां पर आ रहा है? इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, है ना। तो देखते हैं क्या सिनेरियो बैठेगा। एक पॉइंट ये आ गया हमारा, और एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है। अच्छा, ये somehow 1.8 के बराबर आ रहा है तकरीबन। रफली कर रहे हैं क्योंकि एस्टिमेटेड बोला है उसमें। तो टाइम क्या हो गया हमारे पास? 4 - 1.8 यानी 2.2 सेकेंड। और ये वेलोसिटी अबिट मोर देन 1 है, ठीक है। मे बी 1.2 या 3। एंड ये आ रहा है तकरीबन हमारे पास, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है 8.2 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी है 8.2, इनिशियल वेलोसिटी है 1.2, टाइम टेकन है 2.2। 7 डिवाइड बाई 2.2, 3.18। सबसे करीबी आंसर देखो क्या आ रहा है, 3। सही है। तो इस तरह हमारा एस्टिमेटेड जवाब हो गया।
अच्छा जी, अगला सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, समझिएगा। देखने में छोटा सा सवाल है बट प्रॉपर सवाल है। एन एयरप्लेन ट्रैवल दैट एवरेज स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। बेटा एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इनटू टाइम, यानी पहला डिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है 600 इंटू टी आ रहा है ऑन एन आउटवर्ड फ्लाइट, ओके। एंड 400 मतलब मुल्क से बाहर जाते हुए ये कहानी हुई है कि एवरेज स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर एंड 400 किलोमीटर पर आवर ऑन द रिटर्न फ्लाइट, ठीक है। तो ये भी एवरेज स्पीड की बात हो रही है, तो ये d2 हो गया b एवरेज इंटू टी, यानी 400 टी, सही है। ओवर द सेम डिस्टेंस, यानी दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। बेटा अगर दोनों डिस्टेंस बराबर हैं तो जितना d1 है उतना d2 है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 600t बराबर है 400t। ये t1 है, ये t2 है। तो क्या रेशियो बनेगा t1 अपॉन t2 का? 400 अपॉन 600, दो जीरो से दो जीरो काट दो, यानी t1 अपॉन t2 का रेशियो बनेगा, सिंप्लीफाई करते हो तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे 3 बचेगा। इसका मतलब अगर t1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 सेकंड्स को, t2 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 सेकंड्स को, तो जाकर वापस आने का जो टोटल टाइम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 सेकंड को, सही है। अब आगे की बात करते हैं, हमें टोटल टाइम पता चल गया। बोल रहे हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ होल फ्लाइट। पूरी फ्लाइट की एवरेज स्पीड मांग रहा है। तो अगर हमसे पूरी फ्लाइट की एवरेज स्पीड मांगते हैं तो देखें हम क्या करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? एक डिस्टेंस हमारे पास ये आया है, एक डिस्टेंस ये आया है, दोनों को ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 600, और t1 कितना आया था हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 400 मल्टीप्लाई बाई 3, t2 हमारे पास 3 आया था, C. अपॉन टाइम टेकिंग कितना है? 5। तो देखें जरा क्या होगा। 1200 प्लस 480. 1200 यानी 400 डिवाइड बाय 5, 480। काफी डिफरेंट सवाल था। तो इसकी वर्किंग देख लें आप। ओके, अब
तो छोटा सवाल देखते हैं because we have around yes चलो। अच्छा, ये जो सवाल है इसकी जगह बहुत कम थी, तो मैंने इस सवाल को जो है ना समाओ यहाँ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कह रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर रेलवे ट्रेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एट येलो सिग्नल। जब सिग्नल येलो हुआ है तो ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम रेड सिग्नल, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। सही है। वेयर द ट्रेन स्टॉप्स, बेटा फाइनल पॉइंट पे ट्रेन स्टॉप हो रही है। सही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। द मैक्सिमम डिसेलेरेशन ऑफ द ट्रेन इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिसेलेरेशन भी दी गई है 0.2 ms-2। सही है। एंड क्या पूछ रहे हैं हमसे? assuming that the deceleration is uniform, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी येलो सिग्नल पे? ओके, यानी इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं येलो सिग्नल पे। तो एक इक्वेशन लगेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। यू स्क्वायर यहाँ माइनस से इधर जाके प्लस हो गया, वी स्क्वायर -2as, यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो 0 है, -2, डिसेलेरेशन है तो a -0.2 है, एस कितना है 1000 मीटर। तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1000, तो कितना होगा 4000। स्क्वायर हटाने के लिए रूट 20. मल्टीप्लाई 400, सॉरी, तो यू आ गया 20 ms-1, and that is how we got our answer as B। B. ठीक है बेटा। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में टाइम कैसे निकाला? अच्छा बेटा देखो दीजिए, T1/T2 2:3 आ रहा था। ठीक है, तो दैट इज हाउ मैंने बोला अगर T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 के तो ये 2 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड T2 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 सेकंड पर। तो टोटल टाइम T1 ले रहा है 2 सेकंड, T2 ले रहा है 3 सेकंड। आई मीन सेकंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करनी, आवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, सॉरी, क्योंकि किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है। सही है। तो इस तरह, ठीक है जुबिया। तो ऊपर 2 घंटे लग रहे हैं, नीचे 3 घंटे लग रहे हैं, टोटल 5 घंटे लग रहे हैं। दैट इज हाउ। डन। Yes, sir.
चलो ओके, so let's conclude today's class. ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।